मेरा जो टॉपिक है मुझे दिया गया है दैट इज अवॉइडिंग प्लैगरिज्म इन रिसर्च एंड दिस इज अ मेजर इशू नाउ अ डेज। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ों में हम कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और हमारे पेपर जो है वो अच्छी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द प्लैगरिज्म। And also in the PhD, we are facing these issues, and many PhDs are being rejected due to this plagiarism. Then मैं आपको यही बताऊंगी कि प्लैगरिज्म से आप कैसे बच सकते हैं, वो क्या क्या छोटे छोटे टिप्स और छोटी छोटी टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू आपका पेपर प्लैगरिज्म से बच सकता है और आपकी PhD थीसिस भी प्लैगरिज्म से बच सकती है। बट बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लैगरिज्म होता क्या है। प्लैगरिज्म का मतलब है कि किसी दूसरे के आइडियाज को या वर्ड को ऐसे प्रेजेंट करना कि जैसे वो मैंने की हो या मेरे ही हो। और ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, सॉन्ग्स में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है। इवन म्यूजिक इंडस्ट्री में तो शायद आपने ज़्यादा सुना होगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर केस भी कर देते हैं कि उन्होंने मेरा म्यूजिक चुराया है। अभी हमारी एकेडमिक फ्रेटर्निटी में इसकी शिकायतें बहुत आती हैं, बट केसेस जो है कोर्ट केसेस सुनने को काफ़ी कम मिलते हैं। बट प्लैगरिज्म इज अ वेरी बिग इशू इन द एकेडमिक फ्रेटर्निटी। प्लैगियरिज्म की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें पहला क्या है कि हम दूसरे का वर्क कॉपी कर लेते हैं बड़े आराम से बिना उसको साइटेशन के। कॉपी पेस्ट जो है वो हमारा सबसे फेवरेट टूल है और हम इंटरनेट पे जाते हैं बिकॉज इंटरनेट ने इसे सबसे आसान बना दिया। आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और उसको साइट मत कीजिए और ये कह दीजिए कि ये तो मैंने ही लिखा है। एंड द सेकेंड इज स्टीलिंग आइडियाज, इवन वर्बल कन्वर्सेशन। अब तक आपने सुना होगा कि हम दूसरे के आइडियाज को स्टील करते हैं, लेकिन इसमें प्लैगरिज्म में ये बात भी शामिल है कि हम दूसरे के डिस्कशन को सुनते हैं, उनके वर्बल कन्वर्सेशन से, और उसके बाद ऐसे उन्हें प्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे वो मैंने ही प्रोड्यूस किया और वो मेरा ही ओरिजिनल आइडिया था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अभी एक रिसर्चर ने जो है एक सीनियर प्रोफेसर के साथ एक इशू डिस्कस किया कि सर मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक मॉडल बनाना है और मेरा ये कंसेप्ट है एंड आई वांट रिसर्च कोलैबोरेशन बिकॉज यू आर ऑन अ वेरी बिग पोस्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे साथ रिसर्च कोलैबोरेट क्या कौन कौन कर सकता है। तो उन्होंने उनका आइडिया जाना कि आप किस किस एरिया में काम करना चाहते हो। देन रिसर्चर एलाबोरेटेड एंड नेक्स्ट डे पता चला कि जो है उन्हीं साहब ने जाकर के अगली कॉन्फ्रेंस में जहाँ वो प्रेसिडेंट थे उस आइडिया को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि मेरे दिमाग में ना ये आइडिया आ रहा है कि इंडिया का ग्रोथ मॉडल पुराना हो चुका है और अब हमें ना इंडिया का ग्रोथ मॉडल दूसरा बनाना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट दिस इज प्लैगियरिज्म। आपने दूसरे को आइडिया को अपना बनाकर पेश कर दिया। एंड अनदर आइडिया ऑफ प्लैगियरिज्म में जबकि हम बुक्स से कॉपी करते हैं, वेबसाइट से कॉपी करते हैं, दूसरे सोर्सेज से बिल्कुल वर्बेटिम एज इट इज उनके शब्द हम कॉपी कर लेते हैं, वही साइटेशन उनको नहीं देते एंड वी से कि ये हमारे हैं। अगला है कि हम दूसरे की इमेजेस, डायग्राम, टेबल्स, ऑडियो, वीडियो सभी कुछ कॉपी करते हैं एंड वे नेवर साइट देम, और नीचे हम नहीं लिखते कि वो किसने प्रोड्यूस किया है ताकि अगली बार को ये लगता है कि ये हम ही ने प्रोड्यूस किया है और हम ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अनदर टाइप इज कि आप किसी पर्सन को हायर कर लें और उससे कहें कि आप इतने पैसे ले लीजिए, हमारा आर्टिकल लिख दीजिए या हमारे अगेंस्ट PhD लिख दीजिए। बीच में बहुत सुनने को आ रहा था और आपने भी सुना होगा कि 3-3 लाख में, 4-4 लाख में लोग PhD लिख पा रहे हैं, PhD को सबमिट कर रहे हैं। एंड दिस इज अ मेन प्रॉब्लम कि जो है ये भी प्लैगियरिज्म के अंदर ही आता है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म कितनी तरह का होता है? प्लैगियरिज्म कई तरह का होता है। वन इज डायरेक्ट प्लैगियरिज्म। व्हाट इज डायरेक्ट प्लैगियरिज्म? जिसमें क्या वर्बेटिम किसी के वर्ड्स को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं बिना किसी प्रॉपर साइटेशन। आपने देखा होगा कि हमारे अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है कि अगर किसी बड़े बंदे की बात होती है जो बड़ा नोन होता है, जैसे अरिस्टोटल हो गया, विवेकानंद हो गया, या जो है आइंस्टीन हो गया, उनके वर्ड को तो हम बड़ी जल्दी कोर्ट में रखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेड दिस, अब्दुल कलाम सेड दिस। लेकिन जब कोई अननोन पर्सन होता है तो बड़ी स्मार्टली हम उसके वर्ड्स को एडिट चुराते हैं और अपने पेपर में लिख डालते हैं, जिससे कि ये हम ही ने लिखे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लैगियरिज्म। पैचवर्क प्लेजरिज्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट प्लेजरिज्म। इसमें क्या करते हैं, दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और उसमें हम कॉस्मेटिक चेंज लाते हैं। आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कई बार लोग कहते हैं, सुने जाते हैं कि अरे करना क्या है, कुछ नहीं, दूसरे की लैंग्वेज उठाओ, उसको चेंज कर दो। तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बना दो, उसके सिनोनिम्स यूज कर दो, उसकी जगह दूसरा आइडिया यूज कर लो, लैंग्वेज चेंज कर दो एंड यू डू दिस पैचवर्क प्लेजरिज्म। दिस इज ऑल्सो a kind of plagiarism.
एक और प्लेगरिज्म होता है सेल्फ प्लेगरिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा अपना ही पुराना पेपर है, हम भी अपने कई सीनियर्स को सुना करते थे कि 4-5 साल बाद इसी पेपर को जो है दोबारा से इम्प्रूव करना और एज इट इज प्रोड्यूस करना। तो दिस इज सेल्फ प्लेजरिज्म। ये भी आजकल जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि सेल्फ प्लेजरिज्म के अंदर भी आप चूंकि अपने कॉपीराइट उस पब्लिशर को सबमिट कर चुके हैं जहां से वो पेपर छपा है, इस केस में आप अपने पेपर को भी कॉपी नहीं कर सकते हैं बिना प्रॉपर साइटेशन के। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ये प्लेगरिज्म जो होता है, ये प्लेजरिज्म बिल्कुल अनइंटेंशनल होता है। कई बार हम नहीं चाहते कि हम किसी को जो है क्रेडिट ना दें, हमारे से ये अनइंटेंशनली हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं होती कि हमें जो है हम दूसरे के वर्ड्स को जो कॉपी कर रहे हैं इसको प्रॉपरली कोटिंग कैसे करना। कई बार हमें प्रॉपरली कोट करना नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है वो प्लेजरिज्म में फंस जाता है, या फिर हमारा थीसिस जो है वो प्लेजरिज्म में फंस जाता है। आउटसोर्सिंग, जिसमें कि हम पे करते हैं, हायर करते हैं किसी को अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए, पीएचडी थीसिस लिखने के लिए, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन। आपने अक्सर स्टूडेंट्स को कैसे सुना होगा, अरे यार प्रोजेक्ट का क्या है, मार्केट में इतने मिलता है, 300-300 रुपए में जाएंगे और जाके खरीद लाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लेजरिज्म कि कोई पर्सन आपके लिए काम कर रहा है। अभी इसको प्लेजरिज्म को गवर्नमेंट ने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत ले लिया है। और आपको मालूम है कि 2018 से जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आपकी पीएचडी थीसिस में 10% से ज्यादा प्लेजरिज्म हो ही नहीं सकता। अगर वो 10% से ज्यादा होगा, 40% तक जाएगा, तो आपकी थीसिस रिवाइज करने के लिए आपको दे दी जाएगी। 40 to 60% निकलेगा तो आपको एक साल में उसको दोबारा सबमिट करना होगा, और 60% से ज्यादा निकलेगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये स्टूडेंट के लिए है। इस बार गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है, यूजीसी ने मैंडेटरी किया है कि ये पेनल्टीज न केवल स्टूडेंट के लिए होंगी बल्कि सुपरवाइजर के लिए भी होंगी। और अगर 40 to 60% निकलती है उसके किसी स्टूडेंट के पीएचडी थीसिस में, तो वो 2 साल तक कोई पीएचडी नहीं करा सकते, और 60% तक निकलती है तो 3 साल का डिमांड है। अभी जो नया बजट आया है अप्रैल 2020 में, उसके हिसाब से अपने पेपर को से भी कॉपी करना, अगर वो वर्क आप ही ने किया है, पहले किया है, उससे भी कॉपी करना, वो भी सेल्फ प्लेगरिज्म में आ गया है। और आप उसको भी गवर्नमेंट जो है अब अलाउ नहीं करती अगर आप उसको प्रॉपर साइटेशन नहीं देते हैं। अब आता है कि आप इस प्लेजरिज्म से बचोगे कैसे। तो प्लेजरिज्म से बचने के कई सारे तरीके हैं। पहला आता है प्रॉपर साइटेशन, कि अगर आप किसी का भी वर्क उठा रहे हो, अगर आप वर्बेटिम उठा रहे हो, वर्बेटिम का मतलब है एज इट इज लाइन में उठा रही हूँ, एज इट इज मैं वर्ड्स उठा रही हूँ, उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे उसे प्रॉपर साइटेशन करना होगा और मुझे कोट करना होगा। ये कोट कैसे करेंगे, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख करके मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सेकेंड चीज, कोटिंग फ्रॉम द रिसोर्स, जिस भी रिसोर्स से आप वो ले रहे हैं उससे आप उसे कोट कीजिए, उस रिसोर्स से आप उसे कोट कीजिए। थर्ड इज पैराफ्रेजिंग, अगर आप उनके आइडियाज को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो फिर वर्ड्स लिखने के बाद जो है आपको उसे प्रॉपर साइटेशन देना होगा और फिर उसकी प्रॉपर रिफरेंसिंग करनी होगी। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जा रही हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका गूगल है और ये गूगल स्कॉलर है। देखिए ये गूगल स्कॉलर आ गया। जब मैं गूगल स्कॉलर पे गई और मैंने अपना नाम डाला, मैं आपको अपने पेपर से ही साइटेशन कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिम्पल बेज नाम डाला तो मेरे नाम से बहुत सारे पेपर खुले, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे पेपर। सपोज कीजिए मैं अपना रीसेंट पेपर देखूँ, ये पेपर मेरा अभी अभी 2020 में आया है और ये भी यूजीसी केयर जर्नल से आया है। ये देखिए ये पेपर है एंड ये पीडीएफ मैंने इसका डाउनलोड कर लिया। सपोज कीजिए आप कोई अपना नया पेपर लिख रहे हैं और इस पेपर से आप जो है कॉपी करना चाहते हैं या कोई वर्ड्स लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो है कि आप जो है उसको करेंगे कैसे। मैं आपके लिए एक फाइल खोल रही हूँ, मैं इसकी कॉपी वाली फाइल आपको खोल रही हूँ। ये देखिए सपोज कीजिए कि ये पेपर है और मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ से ली कि मैंने डिम्पल विज ने हेल्थ के बारे में क्या लिखा है। Health is not just absence of the disease due to physiological and organic deficiency। इसकी ये डेफिनेशन मैंने दी है और मैंने ये डिम्पल विज की डेफिनेशन सपोज कीजिए कॉपी करी एंड मैं आपको एक नई वर्ड फाइल खोल करके ये दिखा रही हूँ ओपन। और मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर इसको कंट्रोल भी पेस्ट करूँ, तो जो है अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ और मुझे ये देना है कि डिम्पल विज ने ये लिखा है और डिम्पल विज
आपको मुझे साइटेशन देना है तो मुझे किस तरीके से करना होगा। सबसे पहली बात आती है कोटिंग। अगर मैंने उनके वर्ड्स को एज इट इज लिया है और कोटिंग में लिया है तो आपको सबसे पहले इस पे कोट लगाना होगा एंड दिस विल बी द कोटिंग। कोटिंग करते हुए आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप जब भी कोटिंग करेंगे, सपोज डिम्पल विज सेट, तो यहाँ पे आप रेफरेंसिंग में जाएंगे। रेफरेंसेस में जा करके यहाँ पे इंजर्ट साइटेशन आता है। इंजर्ट साइटेशन में यहाँ पे देखिए ये मेरा जर्नल आर्टिकल है, ऑथर का नाम आता है, ऑथर के नाम में एडिट आया, एडिट के नाम में मैंने डाला विच, ठीक है, फर्स्ट नेम में डाला डिम्पल एंड इसके बाद मैंने ऐड कर दिया तो ये विज डिम्पल हो गया। ये नाम देखिए मेरा आ गया। टाइटल इस पेपर का है करंट status of health in India, current status of health in India, ठीक है। जर्नल का नाम इसमें मैंने डाल दिया स्टडीज इन इंडियन नेम प्लेस, ठीक है। ईयर डाला 2020 एंड पेजेस डाला 1844 से लेकर के 1841 ये आ गया। देखिए ओके। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए ये विज 2020 करके ये मेरा साइटेशन आ गया। अब जब भी आप देखोगे तो ये हमेशा साइटेशन में खुलेगा। जब मैं अपडेट साइटेशन और बिब्लियोग्राफी पर जाऊंगी, यहाँ पर जाऊंगी और इसको मैं अपडेट करूंगी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करूंगी तो ये मेरा सारा निकल करके आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया है, ठीक है। और इसमें ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कमी है, ये प्रॉपर साइटेशन नहीं माना जाएगा। जब भी हम किसी के वर्ड्स को वर्बेटिम लेते हैं तो वर्बेटिम को तब माना जाता है कि जब मैं कॉपी करने के बाद इसमें पेज नंबर भी डालूं। अगर मैं इसमें पेज नंबर नहीं डालती हूँ कि मैंने किस पेज से उठाया है, सपोज कीजिए कि मैंने ये पेपर जो है ये पेज नंबर 1834 पर आ रहा है नीचे जाने के बाद, तो अगर ये 1834 पर आ रहा है और अगर मैं इसमें 1834 ये नहीं डालूंगी तो ये मेरा प्लेजरिज्म में पकड़ा जाएगा। उरकुंड का जो सॉफ्टवेयर है आपका, टार्टिन का जो सॉफ्टवेयर है वो इसको पकड़ लेगा। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोट करते हैं तो कोट करने में उसका प्रॉपर साइटेशन ही नहीं डालना है बल्कि उसका पेज नंबर भी डालना है, अदरवाइज उसे सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। सेकेंड चीज, अगर आप जो है कोटेशन, अगर आपका कोटेशन 40 वर्ड से बड़ा है, मान लीजिए आपने मेरा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो डाला, अब आपने ये पूरा पैराग्राफ कॉपी किया और आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करके डाला। देखिए ये देखिए इसमें क्या है कि ये वर्ड 40 से ज्यादा होता है। मैक्सिमम आप जो कोट में डाल सकते हैं वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं वो 40 वर्ड हो सकते हैं, 40 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप सपोज कीजिए ये पूरा पैरा मेरा जो है डालना चाहते हैं और इसकी कोटिंग करना चाहते हैं तो आपको अगेन काम करना पड़ेगा कि आपको इंडेंटेशन करना। इंडेंटेशन का मतलब है कि इसे पैराग्राफ के रूप में लेंगे। जब आप इसे पैराग्राफ के रूप में लेंगे और तब लिखेंगे डिम्पल विज, देन ओनली ये आपका उसमें पकड़ में नहीं आएगा, नहीं तो ये आपका पकड़ में आ जाएगा और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इसको प्लेजरिज्म के अंदर डाल देगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि कोट करते टाइम ओनली 40 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप परफेक्टली कोट कर सकते हैं। अगर वर्ड्स आपके 40 वर्ड से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको उसे पैराग्राफ बनाना होगा और इस तरीके से उसका इंडेंटेशन करना होगा। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कई बार मैं क्या करती हूँ कि मैंने सपोज कीजिए ये एक लाइन ली और उसके बाद मुझे लगता है कि बाकी की लाइन मेरे लिए यूजफुल नहीं है। सपोज मैं आपका ये कर रही हूँ, मैं आपको ये एक पूरा करके दिखाती हूँ। कंट्रोल्स ये देखिए, अब ये पूरा पैराग्राफ है लेकिन मेरे को पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे राइटर की सिर्फ एक लाइन चाहिए कि डिम्पल विज ने ये बोला कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इकोनॉमी। तो मैंने इस लाइन को कॉपी करा, सिर्फ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर मेरे इसके पहले के वर्ड्स हैं जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं है तो इसके आगे मैं जो है ये इलिप्सिस लगाऊंगी और
इससे पहले जो है मैं इसे कोट में डालूंगी, इलिप्सिस लगाऊंगी। इलिप्सिस लगाने का मतलब ये होता है कि इससे पहले कुछ वर्ड्स थे लेकिन वो मेरे काम के नहीं थे, इसलिए मैंने उनको इसमें अपने नहीं लिया है। मैंने उन वर्ड्स को लिया है जो कि मेरे काम के हैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें जो भी अपनी लाइनें करना चाहती हूँ, मैंने सपोज ये करा, तो मैं जो है इसको पेस्ट कर सकती हूँ। और मैं इसका कर सकती हूँ साइटेशन, सेम उसी तरह होगा जैसे मैंने अभी आपको एक साइटेशन करके सिखाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाएंगे और इंजर्ट साइटेशन में जाएंगे, इंजर्ट में एड न्यू सोर्स डालेंगे। देखिए अभी ये डिम्पल बीच का है इसमें सोर्स, तो आप मैनेज सोर्सेज पे जा सकते हो। मैनेज सोर्सेज में ऑलरेडी डिम्पल बीच है, कॉपी कर सकते हो। तो ये कॉपी होकर के यहाँ आ गया, और कॉपी होते ही, ठीक है, कॉपी होते ही जैसे ये आएगा, आप इंजर्ट करोगे तो ये ऑलरेडी इंजर्टेशन में आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये अपने आप आ गया, और जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको इस सोर्स की तरफ ले जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपका क्या है। अगर मैं आपको बिब्लियोग्राफी दिखाऊं तो जब हम इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे तो जो है ये इसके अंदर अपडेट होकर के अपने आप आ जाती है और सारी ये बिब्लियोग्राफी इसमें ऐड हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर आप ये पैराग्राफ लेते हैं और बीच के वर्ड्स अगर आपके काम के नहीं है, सपोज कीजिए मैंने एक ये लाइन टाइप करी, ये मैं आपको साइटेशन के बारे में समझा रही हूँ कि जब आप कोटिंग करते हैं तो कोट हमारा किस तरीके से होता है। मैंने एक लाइन टाइप करी लेकिन उसके बाद ये फिगर 1 ये सब मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये आगे की लाइन मेरे काम की है कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो जब मैं इसको करूंगी तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर फिर 3 इलिप्सिस लगाऊंगी। आप इलिप्सिस इसमें लगा देंगे तो इलिप्सिस लगाने का फायदा आपको ये मिलेगा कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जो डिम्पल बिज ने लिखे थे बट वो मेरे काम के नहीं थे, वो इसलिए मैंने नहीं लिए हैं, और जो है मैंने केवल वो वर्ड्स लिए हैं जो कि मेरे काम के हैं। तो दिस इज हाउ आप कोटिंग किस तरीके से करेंगे। पहला ये चीज आती है कि हम किस तरीके से बच सकते हैं जो है, और किस तरीके से प्लेजरिज्म से बचा जा सकता है, जिससे कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इसे प्रॉपर साइटेशन मांगता है। तो यहाँ पर जब आप बीच डेट पर लिखेंगे तो ये अपने आप करेगा। यहाँ पे आप इंजर्ट साइटेशन कर दीजिए, इंजर्ट साइटेशन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। एक बार जब हम जो है रेफरेंसेस में जाकर के साइटेशन अपने लिख लेते हैं और उसके बाद हम कहीं भी उसको इंसर्ट करना चाहें तो हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये था कि आप किसी भी तरह कोटिंग किस तरह करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आप डिम्पल बिच के वर्ड्स को लिख रहे हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो आपने सपोज लिटरेचर रिव्यू करना शुरू किया तो आपने कहा डिम्पल बिच फाउंड इन हर स्टडी, तो आपने ये बोला फाउंड इन हर स्टडी, और आपने जो है लिखना शुरू किया कि फाउंड इन हर स्टडी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर चाह रहे हैं। और उसके बाद अगर आप अपने वर्ड्स लिखने के बाद अगर आप खाली बेस डिम्पल ये करते हैं तो ये जो है आप ये मानकर चलिए कि ये जब आप करेंगे तो ये आपका पैराफ्रेजिंग का माना जाएगा, ये आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आप एक कोट लिखते हैं, कोट लिखने में और पैराफ्रेजिंग लिखने में यही फर्क है कि कोट में ये पेज नंबर होना जरूरी है। हर एक कोट जहां भी आपने इसको कोट्स के अंदर कर दिया वहां पेज नंबर होना जरूरी है, लेकिन जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो आपको जो है वो पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली विज 2020 से ही आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जब आप एंड टाइम पर आप अपनी रेफरेंसिंग करेंगे और बिब्लियोग्राफी जाकर के देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर वे में बिल्कुल की हुई मिलेगी, और आप जाकर के जो रीडर है वो आपके रेफरेंसेस में जाकर देख सकता है कि जो है आपकी बिब्लियोग्राफी कहाँ पर है और वो कैसे आई हुई है। तो ये था कि आप रेफरेंसिंग कोटिंग कैसे करेंगे, पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे, साइटेशन कैसे करेंगे। रेफरेंसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रेफरेंसिंग सिखाई है जो सबसे आसान तरीका है। एक और होती है जो कि मेंडले से होती है जिसे एल्सेवियर पब्लिकेशन मांगता है। एक एंड नोट से होती है जिसे कि वेब ऑफ साइंस मांगता है। सब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हम साइटेशन हमें क्यों देना चाहिए। साइटेशन हमें इसलिए जरूर देना चाहिए जिससे कि ओरिजिनल ऑथर को हम क्रेडिट दे सके और हम भी अपने रिसर्च पेपर को प्लेजरिज्म में लाने से बचा सके, पीएचडी थीसिस में लाने से बचा सके। आपको मालूम है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आप यूजीसी क्लियर लिस्ट जर्नल में किसी को भी भेजेंगे तो अभी मैं रिसेंट आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फरवरी में मैंने ये पेपर भेजा था जो मैंने अभी आपको दिखाया। छूटते ही जर्नल ने पहले ये कहा कि पहले अपनी प्लेजरिज्म रिपोर्ट भेजिए।
अब हमारे और आपके पास कोई भी प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो डेफिनेटली जितने भी अवेलेबल है फ्रीली सॉफ्टवेयर वो केवल 1000 वर्ड्स को करते हैं। तो हमने हजार वर्ड्स का जब इसका करके देखा पेपर का, तो हमने प्लेजरिज्म निकाला। बाई चांस मेरी एक फ्रेंड के पास था, तो मैंने उसको भेजा और उसने पूरी प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकाल के भेज दी। और फिर हमने उस जर्नल को भेजा और जर्नल ने फिर उसे उरकुंड पे लगाया। उरकुंड से आजकल चेक किया जाता है या टॉर्टी सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है कि क्या है। तो आपको साइटेशन इसलिए करना चाहिए जिससे कि आप ऑथर को ओरिजिनल क्रेडिट दे सके और अपने प्लेजरिज्म से बच सके। दूसरी बात यह है कि आप रीडर को ये बता सके कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। सपोज कीजिए उसे मेरा पेपर इतना इंटरेस्टिंग लगता है या आपने मेरे बारे में कोई लाइन लिखी और वो उस पेपर को पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अभी जो आपको विज डिम्पल वाला सोर्स दिखाया था, जब विज 2020 था, एक कर्सर आ रहा था, जैसे ही वो उसे क्लिक करेगा वो मेरे ओरिजिनल सोर्स पे पहुंचेगा। और जैसे ही वो मेरे ओरिजिनल सोर्स पे पहुंचेगा तो उसे मेरा पूरा पेपर मिल जाएगा। अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो उसे जैसे ही मेरा पूरा पेपर मिलेगा तो वो मेरा कोई भी पेपर जाकर के पढ़ सकता है। सपोज कीजिए ये देखिए, मैंने अभी आपको गूगल स्कॉलर पे दिखाया ना कि अगर वो जाएगा तो वो मेरा पूरा पेपर किस तरीके से पढ़ सकता है। जैसे ही वो मेरा ओरिजिनल ये टच करेगा तो वो मेरा कोई भी पेपर, जो भी उसको पेपर पढ़ना है, जो ओरिजिनल सोर्स चाहता है, तो वो उस पेपर को आराम से पढ़ सकता है। ये देखिए, अब ये सारे पेपर खुल गए मेरे। एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखिए इसमें ना एक और सिस्टम है। अगर आप गूगल स्कॉलर की डायरेक्ट जो है साइटेशन करना चाहते हैं, तो गूगल स्कॉलर में देखिए साइट के लिए ये दो निशान बने हुए हैं। देखिए पहले मैं आपको ये देखिए साइट के लिए जो ये दो निशान बने हुए हैं, अगर आप इसको साइट करेंगे तो जैसे हम लोग हैं जो सोशल साइंस वाले हैं, वहाँ पे एपीए स्टाइल मांगा जाता है। तो यह साइटेशन का पूरा प्रॉपर स्टाइल भी दिया हुआ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके टाइप नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे, तो आप यहाँ से भी साइटेशन उठा सकते हैं। एमएलए स्टाइल भी है, शिकागो स्टाइल भी है, हार्वर्ड स्टाइल भी है, वैंकूवर भी है। अभी आपके सामने नेक्स्ट वाले सर जो है लेटेक का करके दिखाएंगे कि आप पेपर को लेटेक में कैसे सेट करेंगे। तो वहां पे हम ये बिबटेक फाइल लेते हैं जिसमें कि ये जो है आपकी रिसोर्सिंग की जाती है, साइटेशन किया जाता है। एंड नोट जो है ये वेब ऑफ साइंस का है। जो वेब ऑफ साइंस वाले जर्नल होते हैं, वो लोग जो अपनी रेफरेंसिंग मांगते हैं वो एंड नोट में देते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल स्कॉलर आपको ये फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिक साइटेशन आपका आ जाएगा इसके अंदर। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको इसलिए बताना जरूरी है ओरिजिनल सोर्स एनालिसिस का। मान लीजिए अब ये ऑथर खोलना चाहता है तो डायरेक्ट मेरे एब्स्ट्रैक्ट पे जाएगा। अगर उसे मेरा फुल पेपर चाहिए तो वो डायरेक्ट मेरे फुल पेपर के ऊपर जा सकता है। ये देखिए, तो उसे ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा और वो ओरिजिनल पेपर पे जाकर के इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। देखिए कि ये कब छपा, कहाँ का है, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये फुल पेपर किस तरीके का है, वो मेरे इस पेपर के बारे में टोटल नॉलेज गेन कर सकता है। फुल नॉलेज गेन कर सकता है कि वो किस तरीके से करना चाहता है और क्या क्या चीज इसमें लेना चाहता है। तो अगर किसी ऑथर का मन है और वो फुल देखना चाहता है तो उसे ये भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा साइटेशन जो है वो जरूर करना चाहिए। थर्ड थिंग इज कि साइटेशन का क्या फायदा होता है कि इससे जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च हमें पता चलती है कि उस एरिया में क्या हो रहा है। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखना शुरू करते हैं तो आप बताते हैं कि 1999 में सपोज कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी ये इस टाइम डेवलप हुई, फिर इसमें ये डेवलपमेंट हुआ, फिर 1990 में ये हुआ, 95 में ये हुआ, 2000 में ये चेंज आया, 2005 में ये चेंज आया। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि इस रिसर्च का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, थ्योरीज कैसे चेंज होती चली गई। इसके अलावा ये आपके रीडर को जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है। सबसे पहली बात, सपोज मैं हेल्थ में काम कर रही हूँ, तो जब मैं दूसरों का पेपर पढ़ूंगी और उसमें साइटेशन पढ़ूंगी तो मुझे ये पता चलेगा कि कौन से वो पर्सन है जो इस एरिया में काम कर रहे हैं और उनके और कौन कौन से पेपर अवेलेबल है, एग्जैक्टली क्या उन्होंने लिखा है और वो कैसे कोई थ्योरी और आइडियाज डेवलप हुई। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताऊंगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको साइट करने की हमें जरूरत नहीं है। जो चीजें हमारे कॉमन नॉलेज में आती हैं आपको उन्हें साइटेशन देने की या कोट में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अर्थ इज राउंड, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज की बात है। इसको आपको ना साइट करने की जरूरत है ना आपको कोट देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बाकियों के वर्ड्स को वर्बेटिम ले रहे हैं, जैसे हम अरिस्टोटल का लेते हैं मैनेज ए सोशल एनिमल, तो जब हम कहते हैं अरिस्टोटल सेड मैनेज ए सोशल एनिमल, तो वहां मुझे कोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोट में तीन चीजें होना जरूरी है। पहला पर्सन का नाम
जिसका भी आप वर्बेटिम कोई भी शब्द ले रहे हैं, दूसरा ईयर, और तीसरा उसका पेज नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 3 इलिप्सिस हैं, इनको यूज कीजिए जहां पर भी आप ओमिट टेक्स्ट को यूज करते हैं, यानी कि जहां पर उनके वर्ड्स को आप नहीं यूज कर रहे हो, बीच में कोई और वर्ड्स मौजूद है और आप आगे से वर्ड ले रहे हैं, तो वहां पर इलिप्सिस को यूज कर दीजिए, तो आपका कोट में काउंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और वर्ड्स थे बट वो मेरे काम के नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टिल 40 वर्ड्स तक ही आप केवल कोट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा की कोट लेते हैं तो आपको फिर जो है इंडेंटेशन करना पड़ेगा और उसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, टोटल आप जितना बड़ा भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका 10% से ज्यादा कोटिंग में नहीं आ सकता। केवल 10% टेक्स्ट ही हमारा ऐसा है जैसे कि हम कोटिंग में रख सकते हैं, बाकी को नहीं रख सकते। एक और चीज, जब आप पैराफ्रेज, इसी तरह ये आपकी कोटिंग के बारे में बात हो गई। दूसरी बात पैराफ्रेजिंग की, जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो जब आप साइटेशन करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें पेज नंबर लिखें, उसमें पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल कोटिंग करते टाइम हमें पेज नंबर लिखने की जरूरत होती है। अब आता है कि हमें क्या क्या चीजों को रेफरेंस करना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला कि आप जितनी भी चीजें किसी दूसरे की उठा रहे हैं उनको प्रॉपर एट्रीब्यूशन दीजिए, प्रॉपर साइटेशन दीजिए। अब आता है कि हमें किन किन चीजों की रेफरेंसिंग करनी चाहिए या किन किन चीजों का साइटेशन देना चाहिए। तो पहली चीज है टेक्स्ट। अगर आप किसी का कोई भी टेक्स्ट ले रहे हैं, एडजेक्टिव्स वर्ड ले रहे हैं तो वर्बेटिम है तो कोट में कीजिए। अगर आप उनके आइडियाज को ले रहे हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं तो पैराफ्रेज कीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर साइटेशन दीजिए। दूसरी बात, कोटेशंस अगर आप किसी के ले रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल का लिया, मैनेज सोशल, आइंस्टीन का ले लिया हमने, या अब्दुल कलाम का ले लिया, या विवेकानंद का वर्ड ले लिया, कोई भी बड़े बड़े कोटेशंस है तो उनको आप हमेशा रेफरेंस कीजिए। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? सपोज जैसे मैंने अभी आपको अपना पेपर दिखाया, तो इसमें फैक्ट क्या है? इसमें फैक्ट ये है कि सपोज मैंने कोई टेबल ली, सपोज कीजिए ये टेबल है। अब जैसे मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लिया एट बर्थ, इस 2017 में इंडिया की कितनी है? 69। अब ये मैंने स्टेटस कैसे निकाला है? मैंने नहीं निकाला, ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का स्टेटस है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो 2017 में आई है उसका स्टेटस है। तो अगर कोई भी आप फैक्ट दे रहे हैं, बर्थ रेट क्या है, हमारी डेथ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, तो आपको नीचे सारे सोर्स में टेबल के बताना पड़ेगा कि ये फैक्ट मैंने उठाए कहाँ से। आप प्रॉपर्ली उसको सोर्सिंग कीजिए कि मैंने कौन से फैक्ट कहाँ से उठाए हैं। अगर आप कोई इमेज लेते हैं, अगर आपने खुद बनाई है तो नीचे लिखिए कि वो आपने खुद बनाई है, ऑथर सेल्फ मेड है। अगर आपने कहीं और से लिया है, सपोज ये न्यूट्रिशन स्टेटस टेबल है और ये मैंने एनएफएचएस सर्वे से ली है, तो अगर मैंने एनएफएचएस सर्वे 4 और 2015-16 से लिया तो मैंने इसको प्रॉपर सोर्स किया है। तो आप जो भी इमेज उठाएं, जो भी आप टेबल बनाते हैं, अगर कुछ भी आप करते हैं तो उसका सोर्स जरूर लिखिए। जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया है, हालांकि मैंने बनाया है, लेकिन मैंने इसके जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 से लिए हैं। तो मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि मैंने जो फैक्ट उठाए हैं वो कहाँ से उठाए। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसके जो डाटा आए हैं वो मेरे अपने प्रोड्यूस किए नहीं है, ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के, क्योंकि ये सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड पेपर है। अगर ये प्राइमरी डाटा पे बेस्ड पेपर होता तो शायद अगर मेरे डाटा होते तो मैं लिखती ऑथर ओन क्वेश्चनर या ओन कलेक्टेड सर्वे रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी आपने करना है, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको जो है बिल्कुल हर चीज को जो है प्रॉपर सोर्सिंग करना है। फैक्ट को करना है, इमेजेस को करना है, कहाँ से आपने उठाई है, टेबल आपने कहाँ से ली है, मॉडल्स अगर आप किसी का कोई उठाते हैं तो उनको प्रॉपर सोर्स कीजिए कि वो मॉडल आपने कहाँ से लिया है। डायग्राम अगर आपने किसी और का यूज किया है तो उसको प्रॉपर सोर्स कीजिए कि आपने कहाँ से लिया। इक्वेशन, इवन साइंस के लोग जो इक्वेशंस को यूज करते हैं, वो इक्वेशन अगर आपने नहीं बनाई है, किसी और के पेपर से आपने ली है, तो आप उस इक्वेशन को भी कोट कीजिए कि ये उसकी इक्वेशन है, मेरी बनाई हुई नहीं है। अगर आप किसी की थ्योरीज लेते हैं, कोई आइडिया लेते हैं, तो उसको भी जो है आप प्रॉपर कोट कीजिए कि ये थ्योरीज और आइडिया जो है वो किस पर्सन के हैं और मैं इसको पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। अब आता है कि प्लैगरिज्म चेक आप कैसे करें। प्लैगरिज्म चेकर के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात, तो हम प्लैगरिज्म चेक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई अनइंटेंशनल प्लैगरिज्म कर रहे हैं, सपोज मैं नहीं करना चाहती, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को चीट करूं, या मेरा इंटेंशन नहीं है पर गलती से मुझसे हो गया, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे साइटेशन कैसे करना है, प्लैगियरिज्म कैसे अवॉइड करना है, या दूसरे का प्रॉपर कोटिंग कैसे करनी है, तो आप प्लैगियरिज्म चेकर की मदद ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जस्ट जाइए, बहुत सारे प्लैगियरिज्म चेकर अवेलेबल हैं,
दो तो उरकुंड और टर्नटेन जिनका मैंने आपको रेफरेंस दिया है, ये तो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उरकुंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया में हमारी यूनिवर्सिटीज को भी दिया गया है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को दिया हुआ है, हमारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो इवन हम टीचर्स भी या आप लोग भी अगर चाहें तो उसका फायदा नहीं उठा सकते, इसको आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से कंटैक्ट करना पड़ेगा। टर्निटिंग के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि पेड होने पर ये 75,000 रुपये साल या समथिंग लेता है, जो कि बहुत कॉस्टली है, हम आप नहीं उठा सकते। यूनिवर्सिटीज को दिया गया है, लेकिन वहाँ भी यह है कि कॉलेजेस में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम और आप जैसे रिसर्चर क्या करें, क्योंकि आजकल यूजीसी केयर का हर पेपर भी मांग रहा है कि अपनी प्लेजरिज्म रिपोर्ट साथ देखिए, फिर हमें पीएचडी भी जमा करनी है, तो हमें ये देखना है इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ये मैंने 8-10 के नाम आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि प्लेजरिज्म चेकर, ग्रामरली, डुप्ली चेकर, plagiarismcheck.org। आप सिंपल इंटरनेट पर जाइए और टॉप 10 प्लेजरिज्म टूल्स, प्लेजरिज्म टूल्स को डाल दीजिए, आपके पास आ जाएंगे। डस्टफॉल है, प्लेजियम है। इसमें क्या करना है, जस्ट आपको अपना पेपर कॉपी पेस्ट करना है और ये आपको रिपोर्ट दे देगा। और कई बार ये इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो 1000 वर्ड से ज्यादा का आपको नहीं देते, और आपका पेपर अगर 3000 का है तो आपको रिपोर्ट 3 बार में जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन कई ऐसे हैं जो पेड है, बहुत कम पैसा लेते हैं, आप नेगोशिएट कर लीजिए उनसे, और जस्ट वो जो है 450 रुपये साल में आपको दे देते हैं। या फिर आप उनसे नेगोशिएट कीजिए कि भाई मैं 4 पेपर कराऊंगी आपसे, तो आप 200 रुपये दे दीजिए, तो सिंपल 50 रुपये में भी वो आपको आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकाल कर दे देंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर को स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में, या फिर यूजीसी केयर जर्नल में या एबीडीसी जर्नल में जमा करने से पहले उस पर प्लेजरिज्म चेक जरूर कर लीजिए, ताकि जो अनइंटेंशनल वाला प्लेजरिज्म है वो पार्ट आपको पता चल जाए। जैसे ही वो इसे हाईलाइट करेगा तो आपको ये बात पता चल जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा बात बताती हूँ। देखिए, मैं अपने ही पेपर के बारे में आपको बता दूँ कि जब हमने इस पेपर को सबसे पहले लिखा, तो जब ये पेपर भेजा गया, ये पेपर इस शेप में था। हमसे कहा गया कि आप इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो जनरेट कीजिए। हमने इसकी, चूंकि मेरे पास भी उस नहीं था सॉफ्टवेयर आप ही की तरह, तो मैंने घर के जो है प्लेजरिज्म उससे इसकी रिपोर्ट को जनरेट किया। तो हमने स्क्रीनशॉट टेस्ट लिया इसका, उसने 1000 शब्द को लिया, और देखिए ये 6 पॉइंट ने तो पूरे 3000 वर्ड की मांगी थी, क्योंकि उनकी पेपर लिमिट थी कि 3000 पेपर वर्ड का लिमिट होना चाहिए। बाई चांस मेरी एक फ्रेंड के पास थी, तो मैंने उसको भेजा, उसने जो है प्लेजरिज्म रिपोर्ट इसकी चेक करके मुझे दी। देखिए प्लेजरिज्म चेकर के माध्यम से, और ये रिपोर्ट आई और इसमें 21% प्लेजरिज्म आया। ये देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दूं कि क्या क्या प्लेजराइज में पकड़ रहा है। एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद यूपी, इसने ये भी पकड़ लिया। आप जानते हैं आप ये क्यों पकड़ लिया? क्योंकि जल्दबाजी में मैंने क्या गलती की कि अपना नाम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद अपने पिछले पेपर से कॉपी कर, और ये इसने इस चक्कर में मेरे साथ ये कर दिया कि इसने जो है इस पार्ट को भी मेरे जो है वो प्लेजरिज्म के अंदर पकड़ लिया। और जब इसने ये पकड़ लिया, देन आई गॉट टू नो कि मैं अगर इसे दोबारा टाइप करूं तो ये प्लेजरिज्म में नहीं पकड़ा जाएगा, तो मैंने इसे फिर दोबारा टाइप किया। अब आप देखिए, टर्नटेन सॉफ्टवेयर जो है वो 7 वर्ड से ज्यादा भी प्लेजरिज्म में पकड़ लेता है। जितने येलो वर्ड्स आ रहे हैं आपके, ये सारे इसने प्लेजरिज्म में पकड़े। इस पेपर को मॉडिफाई किया, जहां जहां ये प्लेजरिज्म आ रहा था, जहां जहां पे हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, जहां जहां पे ये येलो आया, फिर हाँ ये देखिए, इवन ये टेबल 1 गिव्स, अभी इसमें क्या गलती है टेबल 1 में, क्या क्या इसने पता हुआ क्या कि हमने एक पेपर स्कोपस में पब्लिश किया था जिसमें क्रूड बर्थ रेट और जो है क्रूड डेथ रेट, ये सारी जो चीजें थी ये उस टेबल में भी थी, लेकिन वो पेपर 2017 में था और 20 तक आते आते वो सारी फिगर्स बदल गई। फिगर बदल गई, तो हमने जब वो टेबल टाइप करी तो इसको भी पकड़ लिया कि आपने ये यहाँ से टाइप किया। उर्दू में आप ध्यान रखिए, आपके सेल्फ प्लेजरिज्म को भी पकड़ लेते। टर्नटेन 7 वर्ड से ज्यादा आपकी अगर प्लेजरिज्म है तो पकड़ लेगा। ये स्कोपस का पेपर है मेरा, उसी से लिया गया था, तो स्कोपस के पेपर से इसने ये सारी चीजें पकड़ ली। लिहाजा जब हमने फाइनल इस पेपर को भेजा तो हमने ये सारी ओमिट करके चीजें चेक करके और इसको भेजा, और फिर ये जो है फाइनली पेपर छप कर आया जब ये प्लेजरिज्म से बाहर हो। तो हमें ये प्लेजरिज्म चेक करना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप ये प्लेजरिज्म चेक नहीं करोगे तो जो है आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर नहीं छपेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस प्लेजरिज्म को चेक करें कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी पीएचडी थीसिस लिखते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो, डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट। पहली बात तो कभी भी कट कॉपी पेस्ट नहीं, ये सबसे बेकार ऑप्शन है। जहां आपने कट पेस्ट कर कॉपी पेस्ट किया
उर्कुन, टर्नटिन, ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ये फौरन आपको पकड़ और ये आपको प्लेजरिज्म में डाल देंगे। इवन आपका नाम भी, अपने नाम को भी टाइप ही करना है, एमएमएच कॉलेज को भी टाइप करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को भी टाइप करना है, ना तो कट पेस्ट करना है ना कॉपी पेस्ट। दूसरी बात, कुछ ओरिजिनल लिखिए, दूसरों के आइडियाज को नहीं कि हम अपना बना करके पेश कर दें, ओरिजिनल लिखिए, प्रॉपर साइटेशन कीजिए, एट्रीब्यूशन कीजिए अगर आप किसी दूसरे का वर्क कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट कीजिए, फुटनोट प्रोवाइड कीजिए अगर आप किसी टर्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो जैसा डिक्शनरी मीनिंग है, सपोज प्लेजरिज्म है, आप उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे आप फुटनोट में दे दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, आप कहते हैं कि मैम हमने इतनी सारी रीडिंग की, लिखते टाइम हम भूल गए कि हमने वो वर्ड हमने कहाँ से पढ़ा था। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो जैसे आप दूसरे के वर्ड लिखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करो कि उसको या तो कलर कर दो या अंडरलाइन। तो जब आप पेपर लिखकर पूरा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कलर और अंडरलाइन वाले वर्ड जो है ये किसी दूसरे का काम है, ये मेरा काम नहीं है, और आप मुझे इसे प्रॉपर साइड, जो अपने वर्ड्सों से आप ब्लैक में लिखो, जो दूसरे के वर्डों से तो आप कलर कर दो या अंडरलाइन कर दो। तो एक मेथड तो ये हो सकता है जिसके थ्रू आपको ये याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा है और दूसरे पर्सन ने क्या लिखा है। दूसरी बात, एक और क्या कहते हैं सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम। ये मैं आपको एक नया सिस्टम बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने आपके लिए ग्रिड डिजाइन की है, मैं आपको इसके साथ शेयर करती हूँ। दिखाई दे रही है? ये एक्सेल शीट बना लो। तो आप जो भी कुछ पढ़ते हो, नंबर 1 आपने जो पढ़ा उसके ऑथर का नाम, टाइटल, ईयर, पेज, उसका मेन आइडिया क्या था जिसे आप जिस पर आप जिसको आपको लगा कि आपको लेना चाहिए, और उसमें एसेंशियल डिटेल क्या है जिसे आप लेना चाहिए वो लिख लीजिए। उसका पैराग्राफ का नंबर क्या है और उसके कीवर्ड के क्या है ये लिख लीजिए। तो आप इस तरीके से जितना जितना पेपर आप पढ़ते जाते हो, एक तो जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको जब पैराफ्रेज करना है तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने किस ऑथर से लिया है, और आप उसे आराम से जो है वो साइटेशन कर सकते हो। तो ये दूसरा एक बहुत अच्छा मेथड है कि दो ही मेथड है, या तो आप दूसरे का वर्क अंडरलाइन करते जाओ और उसे कलर करते जाओ और अपने वर्क को दूसरे कलर में रखो ताकि आपको ये पता रहे आपने क्या लिखा, दूसरे ने क्या, दूसरे के वर्क को आप प्रॉपर साइटेशन कर दो, प्रॉपर कोटिंग कर दो या रेफरेंसिंग कर दो और अपने वर्क को आप छोड़ दो। लेकिन दूसरा तरीका ये कि आप ये ग्रिड बना लो, ग्रिड के थ्रू ये सारी डिटेल रखो, जब लिखना शुरू करो तो आप प्रॉपर साइटेशन के साथ इसको लिखो। जब आप ये करोगे तो भी आप जो है ये काम कर सकते हो। तो ये एक अनदर मेथड है जिसके थ्रू जो है आप ये काम कर सकते हैं। जैसा है, जब आप पेपर लिख लेते हैं तो सारे साइटेशंस को मैच करो अपनी रेफरेंसेस के साथ। सपोज मैंने 15 साइटेशन डाले तो रेफरेंसेस के साथ मैच करो, मेरे 17 तो नहीं आ रहे, इसका मतलब यह कि मेरे कोई 2 रेफरेंसेस रह गए। तो सारे एक एक साइटेशन को अपने रेफरेंस के साथ चेक करो, जितने आपने रेफरेंसेस दिए हैं उतने ही साइटेशन आपके पेपर में होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है बहुत बड़े मैं बहुत लेवल पे रिव्यू करती हूँ, एल्सेवियर की भी हूँ, स्कोपस की भी हूँ और वेब ऑफ साइंस की भी हूँ, और सारे मैक्सिमम बड़े बड़े जर्नल्स की रिव्यू हूँ। लोग क्या करते हैं कि पीछे तो उठा के 35, 40, 50 रेफरेंसेस दे देंगे और पता चला अंदर केवल 15-20 जो है साइटेशंस है। वहां से ये पता चल जाता है कि इन्होंने सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया। तो आप जब भी पेपर फिनिश करते हो तो पेपर फिनिश करने के बाद अपने सारे साइटेशंस को रेफरेंसेस के साथ मैच करो कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा गया या कोई पार्ट ऐसा तो नहीं छूट गया जहाँ मुझे रेफरेंसिंग करनी रह गई। इसके बाद जब सब कुछ लिख जाता है तो प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर को अप्लाई करो और अपना प्लेगरिज्म चेक कर लो। अगर ये 10% से कम आ रहा है, जनरली पेपर में अभी वो 20% तक मांग रहे हैं, पर 20% नहीं, आप 14% अपने सॉफ्टवेयर से लगा के भेजोगे तब उनको टर्न में वो 20% के आसपास आएंगे। पीएचडी थीसिस अभी 10% मांग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है जैसे गोवा हो गई, चंडीगढ़ हो गई, यहाँ पर 3 to 5% चल रहा है प्लेगरिज्म का। तो अगर इससे ज्यादा का आपका प्लेजरिज्म होगा तो आपकी पीएचडी थीसिस वापस कर देंगे, आपसे कहेंगे कि आप दोबारा लिख करके मांगे। तो इसलिए जो है अपने प्लेजरिज्म को जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी पेपर जमा कीजिए, थीसिस जमा कीजिए, डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट जमा कीजिए। डेफिनेटली आपकी पीएचडी भी जमा होगी और आपका पेपर भी एक ही बार में आपके जर्नल में सिलेक्ट हो जाएगा।